हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे। आज हम बच्चों शिक्षण अधिगम सिद्धांत, जो हमारा सिलेबस में सेकंड वाला बुक है, हमारी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत मेन सब्जेक्ट है आपका। हमारा सेकंड यूनिट चल रहा है और आज हम उसमें करेंगे बच्चों विवरण एवं वर्णन प्रविधियों की तुलना, यानी विवरण और वर्णन प्रविधि में क्या क्या अंतर है, जिससे आपको दोनों विधियों का डिफरेंस पता चल जाएगा और अच्छे से आपको लर्न भी हो जाएंगी। चलिए सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल कर बैठें और नोट करते जाएं। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे विवरण प्रविधि, सेकंड टाइम में हम देखेंगे वर्णन प्रविधि। तो जो विवरण प्रविधि है, विवरण कैसा होता है बच्चों? विवरण संक्षिप्त होता है, ठीक है, और वर्णन विस्तृत एवं लंबा होता है। सबसे मेन पहला अंतर है इसमें कि विवरण क्या होता है बच्चों? संक्षिप्त होता है और वर्णन विस्तृत एवं लंबा होता है। सेकंड है विवरण की प्रकृति। विवरण की जो प्रकृति होती है अधिक विश्लेषणात्मक होती है, ठीक है, और जो वर्णन प्रविधि है इसकी प्रकृति अधिक संश्लेषणात्मक होती है। बच्चों, आपको विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक दोनों शब्दों का मीनिंग मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो हम एक बार बता देते हैं। विश्लेषण शब्द का अर्थ होता है बच्चों किसी भी विषय वस्तु को अलग अलग खंडों में विभाजित कर देना, ठीक है, और संश्लेषण का मतलब क्या होता है? उनको आपस में जोड़ देना। तो जो विवरण की प्रकृति है वो कैसी है बच्चों? विश्लेषणात्मक। और वर्णन प्रविधि की जो प्रकृति है वो अधिक संश्लेषणात्मक होती है। थर्ड पे आएंगे हम। थर्ड है हमारा बच्चों विवरण प्रविधि के द्वारा विभिन्न तथ्यों को तार्किक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, किस क्रम में? तार्किक क्रम में। और जबकि वर्णन प्रविधि में तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस मालूम हो गया। विवरण में केवल तार्किक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है और वर्णन प्रविधि में तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बच्चों फोर्थ, विवरण प्रविधि का प्रयोग विषय वस्तु के स्पष्टीकरण के लिए कभी कभी किया जाता है। कब? विषय वस्तु के स्पष्टीकरण के लिए कभी कभी किया जाता है। और वर्णन प्रविधि का प्रयोग सजीव एवं सर्वांग शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करने के लिए अनवरत रूप से किया जाता है, यानी निरंतर रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बच्चों विवरण अधिकांशतः मौखिक प्रस्तुत किया जाता है, जबकि वर्णन प्रविधि यानी जो वर्णन होता है वर्णन मौखिक एवं लिखित दोनों ही रूपों में किया जाता है। तो ये हमने 5 इसके अंतर पढ़े हैं विवरण और वर्णन प्रविधि के। तो आपको आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार हम फिर भी देख लेते हैं कि जो विवरण होता है वो संक्षिप्त होता है और वर्णन विस्तृत और लंबा होता है। विवरण की प्रकृति कैसी होती है बच्चों? विश्लेषणात्मक। और वर्णन की कैसी होती है? संश्लेषणात्मक। विवरण में के द्वारा विभिन्न तथ्यों को तार्किक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है और जबकि वर्णन में तार्किक और मनोवैज्ञानिक दोनों क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। विवरण प्रविधि का प्रयोग विषय वस्तु के स्पष्टीकरण के लिए कभी कभी किया जाता है, जबकि वर्णन प्रविधि का प्रयोग सजीव और सर्वांगपूर्ण शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करने के लिए निरंतर रूप में किया जाता है। विवरण मौखिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है और वर्णन मौखिक और लिखित दोनों रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। तो बच्चों, अब आज हमने ये विवरण और वर्णन प्रविधि का अंतर पढ़ा है कि इन दोनों विधियों में क्या क्या अंतर है। तो इससे आपके दोनों विधियों की जो डाउट है वो भी क्लियर हो गए होंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों आज व्याख्यान प्रविधि, ठीक है। सभी बच्चे नोट कर लेंगे व्याख्यान प्रविधि को। देखिए बच्चों, व्याख्यान प्रविधि सबसे प्राचीन प्रविधि मानी जाती है। प्राचीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार यदि हम शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं तो प्राचीन समय में जो हमारे यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती थी हमारे देश में, वो उच्च शिक्षा की जो व्यवस्था होती थी बच्चों, वो गुरुकुलों में प्रदान की जाती थी,
ठीक है। गुरु द्वारा शिष्य को उपदेश दिया जाता था तथा वे उदाहरणों के द्वारा अपनी बात को स्पष्ट करते थे। इस प्रकार अपनाई गई प्रविधि को व्याख्यान प्रविधि का रूप माना जाता था। ठीक है। आपने भी देखा होगा, मोस्टली अगर आपको नहीं मालूम है तो आपने सीरियल में देखा होगा, किसी में जब जो राजा या शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चे जाते थे तो वो कहाँ पर जाते थे? गुरुकुलों में। और गुरुकुल में जो उनकी शिक्षा व्यवस्था होती थी वो गुरुओं, आपने देखे होंगे सीरियल में भी दिखाते हैं, जैसे रामायण में, महाभारत में आपने देखा होगा कि गुरु उनको, शिष्य बैठ जाते थे और गुरु उनको कैसे व्याख्यान विधि का यानी मौखिक रूप से उनको शिक्षा प्रदान करते थे और अपनी विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए वो विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बहुत से तर्क देते थे, तो उनके माध्यम से विषय वस्तु को स्पष्ट करते थे। तो गुरुकुलों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था भी कैसे प्रदान की जाती थी? व्याख्यान विधि के माध्यम से। ठीक है। यह प्रविधि प्रभुत्ववादी प्रविधि मानी जाती थी। इसे आदर्शवादी विचारधारा की देन माना जाता था। ठीक है, सभी ने नोट कर लिया। याद रखेंगे कि व्याख्यान प्रविधि को कैसे मानते हैं? प्रभुत्ववादी। प्रभुत्ववादी क्यों मानते हैं बच्चों? कि इसमें जो मेन होल्ड रहता है किसका रहता है? अध्यापक का, टीचर का। यानी जो शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी किसकी थी? जो गुरु होते थे उनकी होती थी और शिष्य केवल उनको सुनते थे। ठीक है, तो ये प्रभुत्ववादी प्रविधि मानी जाती है। अब इसमें मेन क्या है बच्चों? अगर हम वर्तमान समय की भी बात करते हैं तो जो हमारी उच्च शिक्षा है, यानी आपके ग्रेजुएशन के आपने देखा होगा, तो वहाँ पे भी आज के टाइम में व्याख्यान प्रविधि का ही प्रयोग किया जाता है। इसके फायदे भी क्या होते हैं बच्चों? कि जो टीचर होता है वो अनेक छात्रों को एक ही समय में ज्ञान, सिद्धांत या अन्य सूचनाएं दे सकता है। यानी जो शिक्षक है वो अनेक छात्रों को, यानी कक्षा में बहुत सारे छात्र बैठे हुए हैं और व्याख्यान विधि के माध्यम से जो शिक्षक हैं उनको अच्छे से किसी भी सिद्धांत को या तथ्य को स्पष्ट करता है। व्याख्यान करते समय शिक्षक अनेक उदाहरण, वर्णन, विवरण, निर्देशन और प्रश्नोत्तरी आदि युक्तियों करके विषय सामग्री को स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि जो विषय वस्तु है उसे चाहे वो उदाहरणों के माध्यम से बच्चों को समझाए या किसी प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग करके बच्चों को समझाए। यानी उसका मेन फोकस क्या होता था कि विषय वस्तु जो टीचर पढ़ा रहा है वो बच्चों को अच्छे से क्लियर हो जाए, उनकी समझ में आ जाए। अब देखिए बच्चों, एक डेफिनेशन हम नोट करेंगे इसमें। थॉमस एम रिस्क के अनुसार, इसमें आप बच्चों नोट कर लेंगे सबसे मेन कि जो ये प्रविधि है, कौन सी? व्याख्यान प्रविधि। मोस्टली इसका प्रयोग सामाजिक विषयों जैसे इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, इनके शिक्षण के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा थॉमस, इसकी परिभाषा नोट करेंगे बच्चों। अब थॉमस एम रिस्क के अनुसार व्याख्यान उन तथ्यों या सिद्धांतों तथा अल्प संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि उसके सुनने वाले उसे समझें। ठीक है, क्लियर हुआ? देखिए बच्चों, व्याख्यान यानी जो शिक्षक पढ़ा रहा है, बोलकर समझा रहा है, उसका मेन उद्देश्य क्या है? किसी भी तथ्य, सिद्धांत को या अल्प संबंधों का, यानी किसी भी तथ्य को आप एक टॉपिक को लेकर समझिए कि जो शिक्षक पढ़ा रहा है, व्याख्यान दे रहा है, वो किसी तथ्य को स्पष्ट करता है जिसको शिक्षक चाहता है। यानी शिक्षक ये चाह रहा है, ये मानकर चलता है कि जो उसको सुन रहा है वो उसको अच्छे से समझ सके, उसको किसी विषय वस्तु को जो शिक्षक ज्ञान प्रदान कर रहा है उस ज्ञान को बच्चे या जो भी उसको श्रोता सुन रहा है उसकी बात को अच्छी प्रकार से समझ सके। नेक्स्ट है हम बच्चों, व्याख्यान प्रक्रिया का विश्लेषण निम्न चार्ट के द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले उद्देश्य, ठीक है, प्रस्तावना, प्रस्तुति, यानी किसी भी बात को यानी समझाने का उसका मेन उद्देश्य क्या है। फिर उसको
प्रस्तावना यानी उसकी भूमिका बनाते हैं, प्रस्तुति होती है, और उसको उदाहरणों पर विचार यानी उदाहरणों का के द्वारा स्पष्ट किया जाता है, उदाहरणों के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास किया जाता है। फिर प्रश्नोत्तर यानी क्वेश्चन पूछ के हम उसको समझ सकते हैं कि भाई बच्चों को कितना समझ में आ गया, और निष्कर्ष इस चार्ट के द्वारा भी हम इसे अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों व्याख्यान प्रविधि का प्रयोग कब किया जाए। ठीक है, कब कब हम व्याख्यान प्रविधि का प्रयोग कर सकता है टीचर। सबसे मेन है, फर्स्ट नोट करेंगे अभी, संक्षिप्तीकरण हेतु, सेकंड प्रेरणा प्रदान करने हेतु, थर्ड समय बचाने हेतु, स्पष्ट करने हेतु, गृह कार्य देने हेतु, अतिरिक्त विषय वस्तु प्रस्तुत करने हेतु। अभी हमने 6 पॉइंट नोट किए हैं, हम इन्हें क्लियर करते हैं बच्चों। संक्षिप्तीकरण हेतु आप सभी समझते हैं कि संक्षिप्तीकरण क्या होता है, किसी भी विषय वस्तु को संक्षेप में यानी उसको समरी के रूप में पढ़ना। यानी कुछ विद्यार्थी क्या होता है कि जो विषय वस्तु है या कोई लेसन है उसको बड़ा सा देख के ऐसे घबरा जाते हैं, और ये तो बहुत बड़ा है, हम इसको कैसे पढ़ेंगे। तो अगर हम उस विषय वस्तु को जो टीचर है या कोई उसका बड़ा भाई बहन है वो उसको अच्छे से समझाता है कि इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, इसमें मेन ये चीज़ें हैं भाई, तो वो बच्चा क्या होगा, उसको समझने के लिए पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी विषय वस्तु को शिक्षक क्या करेगा, जो बड़ी विषय वस्तु है विषय वस्तु को किसी ऐसी प्रविधि से प्रस्तुत करेगा यानी उसको संक्षिप्त करके। जैसे बच्चों आप जब छोटे होंगे तो पहले ये कहा जाता है कि पूरे पाठ को पढ़ लिया आपने, अच्छे से बताइए चलिए कि इस पाठ में आपको क्या क्या समझ में आया। जब हम उसको लेसन को पढ़ते थे तो वो भाई 4-5 पेज का होता था, लेकिन जब हम बताते हैं तो वो तो कितना रह जाता है कि हम 8-10 लाइन में उसको बता देते हैं। तो वो क्या है, पाठ की समरी है, उसको संक्षेपण है। तो किसी भी विषय वस्तु के संक्षिप्तीकरण के लिए भी व्याख्यान प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है प्रेरणा प्रदान करने हेतु। ठीक है, किसी भी विषय के पाठ को प्रस्तुत करने के से पहले व्याख्यान प्रविधि द्वारा उस नए विषय को, नई इकाई को के जो प्रमुख बिंदु होते हैं उनका ज्ञान करा के विद्यार्थियों को शिक्षक उस विषय वस्तु में सीखने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। भाई इसमें मेन चीजें बच्चों ये हैं, तो बच्चे उसे पढ़ने के लिए तैयार होंगे, इंटरेस्ट लेंगे। तो बच्चों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए भी व्याख्यान प्रविधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है समय बचाने हेतु। भाई पाठ्य पुस्तक पढ़ने और समझने में क्या होता है, किसी भी लेसन को पढ़ने में अधिक टाइम लगेगा। अगर शिक्षक किसी क्वेश्चंस को इजीली बता देता है उसको, तो बच्चे जल्दी से समझ लेते हैं, अच्छा अब हमें सर ये समझ में आ गई है। तो समय बचाने के लिए भी शिक्षक व्याख्यान प्रविधि का प्रयोग करता है। स्पष्ट करने हेतु व्याख्यान प्रविधि का प्रयोग विषय के किसी भी जो डिफिकल्ट टॉपिक है उसको स्पष्ट करने के लिए भी, किसी सिद्धांत को समझाने के लिए भी व्याख्यान प्रविधि का प्रयोग करते हैं। गृह कार्य देने हेतु, भाई जो शिक्षक है क्या करेगा कि आपने जो कुछ भी कक्षा में आज पढ़ा है उस पे आपको जो आपकी समझ में आया है, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप उनको सॉर्ट आउट करके आना या इनको करके लेके आना। तो गृह कार्य देने हेतु भी व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। अतिरिक्त विषय वस्तु प्रस्तुत करने हेतु, यानी जब किसी भी पाठ्य पुस्तक में जो किसी विशेष वस्तु से संबंधित, मान लीजिए उसमें कुछ कम पैरा दिया हुआ है, कोई मेन टॉपिक है और उसको कम क्लियर किया गया है, तो शिक्षक क्या करेगा, उसमें जो उसके अंदर की बातें हैं या फिर उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहता है कि मेन बच्चों इसके अंदर ये भी आता है, तो उस विषय वस्तु को, अतिरिक्त विषय वस्तु को भी प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक व्याख्यान प्रविधि का प्रयोग करता है। यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। आगे पढ़ते हैं व्याख्यान प्रविधि के गुण, यानी व्याख्यान प्रविधि की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए सबसे फर्स्ट है बच्चों, व्याख्यान प्रविधि में वैज्ञानिक सामग्री एवं उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यानी शिक्षक को क्या करना है, उपदेश यानी भाषण के माध्यम से पढ़ा रहा है,
तो वो क्या है, उसमें हमें अतिरिक्त भाई स्मार्ट बोर्ड की आवश्यकता नहीं है, कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, तो वैज्ञानिक सामग्री एवं उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। सेकंड है, ये प्रविधि आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी होती है। आर्थिक दृष्टि से कैसे, भी कम खर्च में, जब शिक्षक के पास में ज़्यादा स्टूडेंट हैं वो उनको एक साथ कम समय में भी पढ़ा लेता है, और आर्थिक दृष्टि से भी ये जो हमारी प्रविधि है बहुत उपयोगी होती है। नेक्स्ट है, इस प्रविधि में कम समय में अधिक जानकारी छात्रों को दी जा सकती है, यानी कम समय में छात्रों को अधिक जानकारी दी जा सकती है जिससे समय की बचत होती है। नेक्स्ट है, अध्यापक के लिए यह प्रविधि अधिक सरल एवं उपयोगी है। अधिक सरल और उपयोगी किस लिए है भाई, टीचर के लिए, क्योंकि जो जैसे आज के टाइम में तो सभी टीचर अपडेट हैं भाई, कोई अपने टैबलेट से पढ़ा रहा है, लैपटॉप से पढ़ा रहे हैं, तो किसी भी वस्तु को क्लियर करने के लिए स्मार्ट बोर्ड की हेल्प ले रही हैं। ठीक है, अब तो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ होने लगा है, लेकिन ये प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि, प्रत्येक शिक्षक अगर उसको विषय वस्तु पर उसकी पकड़ है तो बहुत अच्छे से क्लियर कर सकता है, तो ये प्रविधि सबसे अधिक सरल और उपयोगी होती है। नेक्स्ट है, तथ्यात्मक ज्ञान एवं ऐतिहासिक विवेचना हेतु ये सर्वोत्तम प्रविधि है। किसी तथ्य का ज्ञान देने के लिए या इतिहास से जुड़ी हुई घटनाओं का विवरण देने के लिए व्याख्यान प्रविधि जो होती है वो सर्वोत्तम प्रविधि है। नेक्स्ट है बच्चों, इस प्रविधि का प्रयोग अन्य प्रविधियों की सहायक प्रविधि के रूप में किया जा सकता है, यानी जो अन्य प्रविधियों का प्रयोग कर रहा है शिक्षक, अन्य प्रविधियों की सहायक प्रविधि के रूप में भी वो व्याख्यान प्रविधि का प्रयोग कर सकता है। मान लीजिए वो कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं, ठीक है, तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए भी व्याख्यान प्रविधि का प्रयोग कर रहे हैं। मैथ्स में सवाल जो हमारे सम्स होते हैं वो उनको करके सॉल्व करके दिखा रहे हैं टीचर, तो उसके लिए भी वो व्याख्यान प्रविधि का प्रयोग कर सकते हैं, यानी उन्हें बोल करके समझा देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, उच्च कक्षाओं में व्याख्यान प्रविधि द्वारा अध्यापक अपनी योग्यता की छाप छोड़ता है। उच्च कक्षाओं में यानी जो हायर एजुकेशंस होती हैं बच्चों, उसमें व्याख्यान प्रविधि के द्वारा, क्योंकि जो टीचर हैं, बच्चे कैसे मैच्योर होते हैं, सभी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि भाई हाँ, इस टीचर को इस विषय वस्तु की कितना नॉलेज है। तो अगर टीचर एक्सपर्ट है, उसकी विषय वस्तु को पढ़ाने का तरीका प्रभावशाली है, वो बहुत अच्छे तरीके से विषय वस्तु को क्लियर कर रहा है, तो वो अपनी उच्च कक्षाओं में अपनी योग्यता की छाप छोड़ देता है। नेक्स्ट बच्चों, आपके ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब पढ़ते हैं बच्चों हम व्याख्यान प्रविधि के दोष। व्याख्यान प्रविधि के जो प्रमुख दोष हैं वो इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? आपने इतना सारा कुछ पढ़ लिया है, आपको दोष समझ में भी आ गए होंगे कि व्याख्यान प्रविधि एक अमनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है, क्योंकि इसमें छात्रों की तत्परता की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। अमनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि आज के टाइम में बाल केंद्रित विधि का प्रयोग किया जाता है। फ्रोवेल है, मॉन्टेसरी हैं, इन्होंने क्या कहा है कि बच्चों की रुचि को, योग्यताओं को, उसको ध्यान में रख करके पढ़ाया जाए, बच्चे को भी क्रियाशील किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, छात्र मात्र निष्क्रिय श्रोता बनकर रह जाता है, क्योंकि ये मेन क्या है, प्रभुत्व किसका रहता है? शिक्षक का, टीचर का, क्योंकि टीचर ही तो बोल रहा है भाई, बच्चे तो उसको केवल सुन रहे हैं। सक्रिय कौन है? टीचर है। तो बच्चे क्या है बच्चों? निष्क्रिय श्रोता बनकर ही रह जाते हैं। थर्ड है बच्चों, इसमें प्रयोगात्मक कार्यों की अवहेलना की जाती है। प्रयोगात्मक कार्य यानी जो बच्चों से को करके सीखें, बच्चे किसी भी तरीके से उनको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं तो बच्चे भी उस चीज़ को करें फिर सीखें, तो इसमें प्रयोगात्मक कार्यों की भी अवहेलना की जाती है और करके सीखना जैसी उपयोगी प्रविधि की पूर्ण रूप से अवहेलना होती है। इसमें लोकतांत्रिक वातावरण का भी अभाव रहता है। कैसी विधि है ये? प्रभुत्ववादी। हमने पहले ही इसके मीनिंग में पढ़ा है कि जो व्याख्यान प्रविधि है वो एक प्रभुत्ववादी प्रविधि मानी जाती है। तो आई होप कि आपने व्याख्यान प्रविधि को अच्छे से पढ़ा है बच्चों, तो आपका क्लियर हो गया होगा टॉपिक। कोई डाउट हो तो बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और सभी बच्चों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।